देखिए 7वां सवाल पर बात करेंगे। सातवें सवाल में ये कह रहे हैं कि किसी वृत्ताकार कुआं मतलब कुआं तो आपने देखे होंगे, ऊपर से वृत्ताकार होते हैं, नीचे से वृत्ताकार होते हैं और गहरे होते हैं, वो गोलाई में होते हैं, कुल मिला के किस आकार के होते हैं? ये तो आकार होता है। और इस आकार को हम क्या कहते हैं गणित में? इसे कहते हैं बेलन। और ये है वृत्त, जिसका होगा केंद्र और होगी त्रिज्या, और दोनों के केंद्र को मिला दोगे तो बन जाएगी ऊंचाई। केंद्र से दूरी आर ये कहलाती है त्रिज्या। ये सब आपको पता है। तो कुआं बेलन के आकार का है और वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना है? 3.5। तो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की, और व्यास कितना दिया है? 3.5 मीटर सेंटीमीटर मीटर। ये आपके पास निकल आया त्रिज्या। और गहराई जो होगी उसकी वो ऊंचाई होगी। ऊपर से देखोगे गहराई, कुएं में कूद के देखोगे तो क्या बन जाएगी? ऊंचाई। गणित की एक खास बात है, गहराई है ऊंचाई हो, दोनों को क्या कहते हैं? है ना? बोले भले ही उसे गहराई, लेकिन गणितीय रूप में आप देखेंगे है तो वो एक लंबाई ही। तो वो लंबाई चाहे उसे गहराई कह दो, ऊंचाई कह दो, कुछ भी कह दो, हम उसे क्या कहेंगे अपने गणित के फार्मूले में? h। और ये 10 मीटर गहरा है, तो कुएं की ऊंचाई, कुएं की गहराई h बराबर 10 मीटर। हमें तो किसी बात से मतलब नहीं, हमें r मिल जाए, h मिल जाए। जहां बेलन होगा उसमें दो ही चीजें होती हैं कोर्स में, एक r त्रिज्या और h ऊंचाई कहो, गहराई कहो, लंबाई कहो, कुछ भी कहो। तार है तो इसकी लंबाई हो जाएगी। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब जो गोलाई है, जैसे ये बेलन है तो ये जो गोलाई है इसका क्षेत्रफल, इसे मैं यहाँ से काट के फैलाऊं तो वो कितना क्षेत्रफल घेर लेगा, तो वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? कुएं का, भले ही हम कुएं का कह रहे हैं लेकिन है क्या? बेलन। कुएं का आंतरिक वक्र। दिमाग में ये रख के चलेंगे बेलन। जब भी कुआं किताब में कहा है, हम दिमाग में क्या सोचेंगे? हमने तो एक ही दो ही चीजें पढ़ी, बेलन है, त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई है, तो वक्र पृष्ठ होगा 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ होगा 2πr गुणा h प्लस। अब वो सवाल में हमसे आंतरिक वक्र पृष्ठ कह रहा है, ना तो नीचे की बात कर रहा है ना ऊपर की, तो हम समझ जाएंगे कि वक्र पृष्ठ मतलब आपको अपने सवाल पढ़ के कंसेप्ट को वहाँ ले जाना है जो हमारा फार्मूला है, कौन सा वाला प्रयोग करोगे, वो कनेक्शन आपको बैठाना है। जो कनेक्शन बैठा लेगा उसके लिए मेंसुरेशन आसान हो जाएगी। 2 गुणा तो वे 7 से तो ये 0.5 बार कट रहा है, क्यों? 2 ही कम 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 वाले 11 और 1 के बाद ये तो गुणा का तरीका होता है। गुणा 10 कितना? 110 वर्ग। क्या निकल आया? कुएं का आंतरिक। लास्ट में इसे खाली नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं पता लग रहा है क्या, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अरे व्यास के पीछे कौन पड़ गया? एक बहुत देर से व्यास ज्यादा है। पहले पार्ट का आंसर, अब दूसरा पार्ट कह रहा है भी अगर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर, यानी कुएं पे प्लास्टर, कुएं पे ना तो ऊपर प्लास्टर होना है, ऊपर ढक के प्लास्टर कर दोगे तो बाल्टी कहाँ से डालोगे? ना नीचे प्लास्टर होना है, नीचे प्लास्टर कर दोगे तो पानी कहाँ से आएगा? खाली उसकी चारों तरफ जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर होना है, तो उस पर प्लास्टर जो होता है वो 1 वर्ग मीटर में 40 रुपये लगते हैं। तो कुल कितना पैसा खर्चा होगा? तो कुल क्षेत्रफल तो निकाल लिया ना हमने, कितना खर्च हो रहा है? कितना है क्षेत्रफल? 110। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 40। और कितने वर्ग मीटर है हमारे पास? 110। क्या करना पड़ेगा? तो
की दर कितनी है? 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एक और खास बात है, रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर की दर दी है तो वर्ग मीटर से गुणा करोगे कुल मूल्य निकल आएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर दर दी है किसी चीज की तो जिसकी दर दी है उससे गुणा कर दो, कुल लागत या कुल मूल्य या कुल खर्चा निकल आता है। तो कुल लागत कितनी आएगी? कुल लागत आएगी दर गुणा किसकी दर दी है? वक्र प्लस की दर है 40 रुपये और वक्र प्रति क्षेत्रफल है 4,400 रुपये का खर्चा। ये तो पूछा इसने, टाइम से आएगा। अतः प्लास्टर करने का कुल व्यय 10 मिनट लेट हो जाओ तो 10 मिनट फिर से जल्दी चलो। डायरी नोट करो, नाम नोट करो, मॉनिटर कौन कौन लेट आते हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम नोट करो। देखो इनकी रोज की आदत तो नहीं लेट आने की। अगला 8वां कह रहा है पानी गर्म करने के लिए एक संयंत्र है जिसकी लंबाई और व्यास दी है और बेलनाकार है वो, तो गर्मी देने वाला पृष्ठ कितना है? तो पानी गर्म करने वाला एक संयंत्र है तो पानी तो हमेशा नीचे से आंच लगेगी, है ना, और गर्म होगा। अब संयंत्र इसने ये तो नहीं बताया कि पूरी तरह बंद है। अगर संयंत्र बंद है पूरी तरह से तो वक्र पृष्ठ प्लस दोनों क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का प्रयोग हो। और अगर संयंत्र बंद नहीं है, खाली वक्राकार है, तो खाली वक्र पृष्ठ का प्रयोग होगा। सवाल पढ़ के पता लगेगा। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र को गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? तो पाइप कह रहा है। पाइप के बारे में ये तो नहीं बताया कि पाइप इधर से बंद है या इधर से खुला है, क्या है। तो यही मान के चलो कि पाइप जो है वो एक संयंत्र होगा, पाइप निकल के जाना होगा नहीं। तो पाइप का जो आप क्षेत्रफल निकालोगे, मतलब वो पृष्ठ निकालोगे जिससे वो गर्माई दे रहा है, तो वो कौन सा पृष्ठ आएगा? 2πr/h। ठीक है, व्यास दिया आधा कर देना, r निकल आएगा, ऊंचाई दे रखी है, उत्तर आ जाएगा। 9वां 10वां हम बता ही चुके हैं आपको, 8वां अभी बता दिया, 7वां हो गया है, छठा हुआ नहीं, छठा देखिए हो गया। तुम्हारे अकेले की बात कर रहे बेटा, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका हो गया है, बाकी लोग भी देखो। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। बेलन का, तो बेटा ये वाला ट्राई करो, तुम्हारा हो गया 11वां क्वेश्चन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास वो 4.4 वर्ग मीटर है। और बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 है। बेलन के आधार की त्रिज्या दे दी है और वक्र पृष्ठ दे दिया है। इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई को क्या कहते हैं? ये हमें क्या, तो हमें मालूम है वक्र पृष्ठ होता कितना है इसका। तो वैसे किताब में कितना देखा है? 4.4 2 गुणा 22/7 0.7 गुणा h, ये कटेगा 0.1 बार, 2 दूनी 22 दूनी 44 0.1 गुणा h। अरे बढ़िया आसानी से आ गया। 4.4/4.4 बराबर h, h बराबर 1। अतः बेलन की ऊंचाई कितने मीटर होगी? 1 मीटर। लास्ट में लिख दिया जाएगा।
पेंट करने वाली स्थिति उसमें भी यही होगा, बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ है तो नीचे जमीन पे लगा होगा, ऊपर दीवार से लगा होगा। पेंट कहाँ करोगे? वक्र पृष्ठ पे। वक्र पृष्ठ निकाल के दर से गुणा कर दोगे, सेम क्वेश्चन ही है। तो उसका वक्र पृष्ठ निकालोगे, दर से 12.5 रुपये दे रखिए, 12.5 से गुणा कर दोगे उसको, खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर शुरू होने से पहले आपको समझना पड़ेगा शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन। कोन का आकार होता है ये जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, या तो ऐसे बना होगा या ये जो भाग बना है, जो ये बनाया है, ये वृत्त है। जैसे सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी देखिए जोकर कैप होती है, बड्डे पे लगाते हैं, वो जो है वो शंकु के आकार की, उसका आधार वृत्त है। वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। क्या वृत्त की त्रिज्या कहो, शंकु की त्रिज्या कहो, आधार की त्रिज्या कहो, तीनों में कुछ भी कहो, वो मानी आ ही जाएगी। तो मैं यहाँ शंकु की लिख रहा हूँ। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी? R। उसे हम कहेंगे हमेशा R। हटा दो ये R, ये होगा यहाँ से, ये भी R होगी और ये भी R होगी। ठीक है, इधर ना बना के मैं इधर बना दूँ। और ये है इसकी ऊंचाई H, यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से, और ये है L, ये टेढ़ी वाली, यहाँ से यहाँ, दोनों में अंदर। तो अंदर आपको पता लग रहा होगा ये कोण 90 डिग्री होता है। ये ऊंचाई ये वाली है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाती है लंब वृत्तीय ऊंचाई। कैसी ऊंचाई? शंकु की लंब वृत्तीय। क्यों कह रहे हैं इसको? वो इसलिए कह रहे हैं कि इसके वृत्तीय भाग का जो केंद्र है उसको शीर्ष से मिलाते हैं। तो वृत्तीय भाग के केंद्र को शीर्ष से मिलाने पर ये जो लंबाई आती है पूरी, चाहे ये हो, ये H कहता है। और एक होती है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को L कहते हैं, ये होती है तिरछी ऊंचाई। ये त्रिज्या है, ये कोण 90 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो तिरछी ऊंचाई, लंबवृत्तीय ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध निकल आएगा। अगर ये कोण 90 है तो 90 के सामने कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस। तो अगर किसी सवाल में लंबवृत्तीय ऊंचाई दी और त्रिज्या दी और तिरछी ऊंचाई निकालनी, ये तरीका लगाए। अगर त्रिज्या नहीं दी, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर निकालेंगे। बहरहाल इसी सूत्र का प्रयोग करके आप जो है तिरछी ऊंचाई निकालेंगे जब हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। कोई समस्या इसमें? तो सवाल पढ़ के बहुत ध्यान से समझना है शंकु का कि तिरछी ऊंचाई है या लंबवृत्तीय ऊंचाई। कभी कभी बच्चे क्या अक्सर यही गलती कर जाते हैं कि वो लंबवृत्तीय ऊंचाई को तिरछी में लगा देते हैं और तिरछी को लंबवृत्तीय में लगा देते हैं। नहीं, सवाल उनका गलत है। तो सही करने का बहुत आसान तरीका है कि सवाल को 2 बार पढ़ो और पढ़ के कहीं ना कहीं लंबवृत्तीय और तिरछी लिखा मिल जाएगा। तिरछी वाली को L कहते हैं, ठीक है, और लंबवृत्तीय को हमेशा लंबवृत्तीय को H ही कहते हैं। अब बात करते हैं जो जोकर की कैप है, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक रंग की पन्नी चिपकी है। तो उस पन्नी का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो वो कहलाता है उसका वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है? ये दिमाग में कि शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब वो जो पन्नी चिपकी होती है शंकु पे चारों तरफ, गोल गोल वाला जो भाग है उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। और अगर लट्टू ले लें, लट्टू तो बिल्कुल ठोस होता है, तो उसका वक्र पृष्ठ भी होगा और नीचे जो वृत्तीय भाग है वो भी होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाला पृष्ठ है वृत्त का क्षेत्रफल रोज बता रहा है 3-4 दिन से, क्या होता है? 2πr(h) परिधि होती है। क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? πr²। कितना होता है? क्या होता है ये? वृत्त का
आर क्या है यहाँ पर? किसकी? और शंकु का आधार है वृत्त, तो यानी शंकु की त्रिज्या हो गई। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र ये अगले पेज से करेंगे, कभी इसी के नीचे शुरू करते हैं आप लोग। अगले नए पेज से हेडिंग डालेंगे शंकु और ये सब इसमें लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो जब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं वो आता है पाई आर एल, और मात्रक आएगा वर्ग इकाई, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इकाई का मतलब जो भी इकाई है। फिर आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यानी पाई आर एल वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्र। इसमें तो पाई आर कॉमन ले लो तो आ जाएगा एल। और आप जानते हो हम वक्र पृष्ठ को क्या कहते हैं? या CS, कर्व सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ को क्या कहते हैं? यानी संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब मुड़ा हुआ। सवाल होगा दूसरा सवाल। दूसरा तो आसान है, पहला भी आसान है। त्रिज्या ऊंचाई दिया, आधार का व्यास दिया, आधार के व्यास से क्या निकाल दोगे? त्रिज्या। और त्रिज्या ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को त्रिज्या ऊंचाई भी है, तिरछी को त्रिज्या भी है। तीसरा सवाल, देखिए पहले चौथा देखिए। तीसरे का वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, ग्रुप खोल लो। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 है। प्रश्नावली। हम सारा एक्सरसाइज जो है बड़ा सोच समझ के कराते हैं। तो दूसरी वाली 9th क्लास है, उसमें ये तीसरा और पहला सवाल हो गया है। 5 मिनट का वीडियो है, तुम्हारे ग्रुप पर पढ़ा है, देख लेना। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ये तंबू है, ऊंचाई कितनी है इसकी? जब इसने 10 मीटर कह दिया तो 10 मीटर ऊंचे का मतलब तिरछे ऊंचा नहीं है, सीधा सीधा ऊंचा है। तो चौथे सवाल में शंकु के आकार का क्या है? तंबू। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? h बराबर मीटर। जब हमने शंकु के आकार का कह दिया तो हम तो h और r लेंगे। और आधार की त्रिज्या 24 मीटर, यानी ये 24 मीटर। अच्छा, तंबू गलत बन गया हमसे। 24 कम लग रहा है और 10 ज़्यादा लग रहा है, छोटा करो इसे। अब सही है। चित्र बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें, तंबू की त्रिज्या ऊंचाई निकालो, यानी ये वाली ऊंचाई निकालनी है। L बराबर हमें ज्ञात करना है। ये कौन सी ऊंचाई है? तो हम जानते हैं L का वर्ग बराबर H का मान 10 है, इसका मान कितना है? 24, 100, 576, 9 676, किसका वर्ग है? 26 के। निकाल के 26 की 26 से गुणा कर लेना, 676 है। तो दोनों तरफ का वर्ग से वर्ग कट जाएगा, या फिर ये लिख दो कि दोनों और वर्गमूल लेने पर इतना कुछ करने से अच्छा ये वाला निशान लगा दो।
ये बता रहा है कि हमने वर्गमूल ले लिया है और वर्ग से वर्ग कट गया है, एल बराबर कितना आ गया 36। अतः चलो भाई त्रिज्या ऊंचाई हो गई। अब तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तंबू में कितना कैनवास लगा भाई? तंबू में जो कपड़ा लगेगा जमीन पे ही बिछाओगे क्या? तंबू के चारों तरफ लगाओगे गोलाकार भाग में, उसे क्या कहते हैं हम? बस। तो पहले हम दूसरे पार्ट में तंबू का क्या पूछा है इसमें? पूछा है तंबू में लगे कैनवास। तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्र, भाई तंबू में जो कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो हमारा व्यवहारिक पक्ष हो गया। गणितीय पक्ष क्या है कि तंबू में जो कैनवास लगेगा वो वक्रपृष्ठ पे लगेगा। इसका मतलब जितने कैनवास की आवश्यकता है वो शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा, यानी शंकु का पाई। कोई समस्या इसमें? पाई का मान तो सभी लोग जानते होंगे, आर का मान सब जानते हैं और एल का मान अभी अभी सबको पता लग गया कितना है। ये हमारे पास शंकु में लगे कैनवास का क्या हुआ? सब कैसे? अब यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितने रुपए है? 70 रुपये। ये तो क्षेत्रफल निकल आया, या ऐसे कहें हम इसे एल से कहते हैं सी से, बार बार इतना बड़ा लिखेंगे उससे अच्छा शॉर्ट में जब बता दिया कि वक्रपृष्ठ को सी से कह सकते हैं, सी से लिख देते हैं। दर कितनी दी है? दर है 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी? दर किस चीज की है? कपड़े की, प्रति वर्ग मीटर। और हमारा आंसर जो सी से आया है वो भी वर्ग मीटर है, यानी इतने कपड़े की आवश्यकता है। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी? दर गुणा सी। दर है 70 रुपये और सी से है, आप समझ गए होंगे कि मैंने गुणा क्यों नहीं करी, आगे समझ जाएंगे। 7 से 10 बार कट जाएगा, इसलिए मैंने गुणा नहीं किया। ठीक है, अब गुणा कर लो बराबर 26 की 24 से कर लो, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 हो 10, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5, 4 2 6। अब इसकी 22 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 4 2 1, 8 12 7 3। अरे बहुत खर्चा हो गया है, बहुत खर्चा हो गया। चेक करो जरा, तंबू बनाने में इतना खर्चा हो रहा है। 1,37,280 रुपये खर्चा, और महंगा बैठेगा तो इतना ही है। सही है, देखो तंबू इतना महंगा बैठ रहा है, इतनी महंगाई हुई आजकल। तो अतः तंबू बनाने में लगी कुल लागत 1,37,280। लास्ट में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, क्या बता दीजिए।